चलिए, कल का लास्ट सेंटेंस क्या था? आई थिंक मे गॉड बी विद यू, राइट? आइए इसके आगे चलते हैं हम। आप गर्मी नहीं लग रही है? लग रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, उसके आगे देखते हैं हम। आप what a fantastic word this is, right? चलिए बताइए। बोलिए। वही चीज, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, हाँ, और फिर उनका फंक्शन क्या है, यही सब आपको बताना है, राइट? तो बताएं। चलिए, दिस क्या हो गया? ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? सब्जेक्ट हो गया। अब हाँ, ये पूरा, और यहाँ पर हमारी ये वर्ब है ना, कहने का मतलब ये ऐसे, राइट? दिस क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज और व्हाट अ फैंटास्टिक वर्ड, क्योंकि ये सब बेटा किसके पार्ट है? प्रेडिकेट के पार्ट्स। यहाँ पर सब्जेक्ट सिर्फ हमारा क्या है? दिस है। अच्छा, क्लियर? तो सब्जेक्ट हो गया। अभी इसमें एक चीज आपको बतानी है, ये क्या क्या हमारा? प्रेडिकेट हो गया। ये जो इज वर्ब है, यहाँ पर क्या है? मतलब देखो, बी फॉर्म है, तो मैं जानना ये चाहता हूं आपसे, ये हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है? बोले। अब प्रेडिकेट के पार्ट्स क्या क्या हैं? देखो, सब्जेक्ट के पार्ट्स बेटा एडजेक्टिव होते हैं, डिटरमाइनेटिव तो होते हैं, जो कि है नहीं। प्रेडिकेट के पार्ट्स क्या हैं? वर्ब है, वर्ब इज है हमारी, राइट? फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो जाहिर सी बात है मेन वर्ब भी कोई ना कोई होगी, सीधी सी बात है ना, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जो बी फॉर्म की वर्ब्स हैं, फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, वाज वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब भी बनेंगी सेंटेंस में और लिंकिंग वर्ब भी। हेल्पिंग वर्ब कब होती है? जब इनके बाद कोई मेन वर्ब आती है, क्लियर? और लिंकिंग वर्ब कब होंगी? जब इनके बाद कोई नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये सब आएगा तो उनको ये सब्जेक्ट से लिंक कर देती है, राइट? अब यहाँ पे आप बताएं, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? ठीक है ना, क्योंकि सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, सीधी सी बात है, राइट? तो यहाँ पर इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, क्लियर? अब अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो व्हाट अ फैंटास्टिक वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, कि होगा नहीं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट थोड़ी होता है, किसी एक्शन वर्ड का होता है ना, वर्ब में कोई एक्शन वर्ड, राइट? जैसे ऑब्जेक्ट दो चीजों का बनेगा बेटा, किसका बनेगा? ऑब्जेक्ट दो चीजों का बनेगा, या तो वर्ब का, वर्ब मतलब क्या, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि ये कोई एक्शन वर्ड होगा ना, ठीक है? वर्ब में कोई एक्शन वर्ड होगा तभी उसका ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि रिसीव करेगा ना वो एक्शन, बिकॉज डूअर और परफॉर्मर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जब एक्शन होगा ही नहीं तो रिसीव कौन करेगा? क्योंकि रिसीवर ऑफ द एक्शन हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, आप जानते हैं, राइट? और दूसरा ऑब्जेक्ट किसका होगा बेटा? प्रीपोजिशन का होगा, क्लियर ना? मतलब प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर? तो यहाँ पर बेटा मेन वर्ब नहीं है, तो ऑब्जेक्ट होने से रहा, क्योंकि आप अच्छे जानते हैं कि बेटा ऑब्जेक्ट मतलब बिना ऑब्जेक्ट के मेन वर्ब हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी लिख दीजिए, आई एम लर्निंग, आई एम राइटिंग, कुछ भी लिख दीजिए। सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब है और वो मेन वर्ब है, ठीक है ना? लेकिन अगर मुझे लिखना है, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक बेटा ना? सब्जेक्ट, वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है? और डिटरमाइनर जो कि नाउन के लिए आया हुआ है,
ये हमारा क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बिना ऑब्जेक्ट के मेन वर्ब, देखो यही गिरा के मारूंगा अभी, पहले ध्यान सुनो। बिना ऑब्जेक्ट के मेन वर्ब आ सकती है, ठीक है ना, लेकिन बिना मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपको वर्ब की ताकत देखनी है ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप राइटिंग को रिमूव करके चेक कर लीजिए, क्योंकि बेसिकली तो ऑब्जेक्ट तो इसी का है ना, इसी एक्शन वर्ड का जो कि वर्ब बन रही है, मेन वर्ब जिसको हम आप बोलते हैं, ऑब्जेक्ट उसी का है वो। तो अगर आपको ये चेक करना है कि क्या इसमें सच में इस बात में दम है कि नहीं है कि ऑब्जेक्ट के बिना तो वर्ब आ गई, लेकिन क्या वर्ब ना हो फिर भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो जरा आप चेक करें सेंटेंस क्या लॉजिकली सही होगा। आई एम अ लेटर, मैं एक पत्र हूं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना, मेरी बात समझ नहीं। तो यही दिमाग में रखिएगा कि मैक्सिमम नंबर आप केसेस में क्या होगा कि जो वर्ब है वो बिना ऑब्जेक्ट के बेटा आ सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट बिना मेन रूप के नहीं आएगा जल्दी सेंटेंस में, या नहीं आएगा ये जान लीजिए। कंफर्म है? एग्जांपल के थ्रू आप समझ भी गए ना। तो इसका मतलब हो गया बेटा लिंकिंग वर्ब। और व्हाट अ फैंटास्टिक वर्ड, प्रेडिकेट का कौन सा पोर्शन है? कॉम्प्लीमेंट, जो कि इस सेंटेंस की मीनिंग को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। और ये जो लिंकिंग वर्ब है इस कॉम्प्लीमेंट को किससे लिंक कर रही है? सब्जेक्ट से, ठीक है। तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा? सब्जेक्टिव होगा, सीधी सी बात है। कंफर्म? कोई दिक्कत? चीजों को हमको ऐसे टारगेट करना है, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। आगे अब इसी में अगर हम आप बात करें टाइप ऑफ सेंटेंस, तो एज पर फंक्शन क्या हो गया? एक्सक्लामेटरी हो गया, आप जानते हैं अच्छे से ना, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है वो एक्सक्लेमेटरी में ही लगेगा, सीधी सी बात, ठीक है। और एज पर स्ट्रक्चर अगर बात करें तो सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि आप जानते हैं बेटा एज पर स्ट्रक्चर बिहेव थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, राइट। तो यहां पर अमित जी क्लियर है ना, आयुष साहब ये क्लियर बेटा? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया एज पर फंक्शन, and you know very well as per function we have five kinds of sentences. The first one is assertive, interrogative, imperative, exclamatory and adjective. And as per structure we have three kinds of sentences. The first one is simple, the second one is compound and third one is complex. Clear है ना? तो as per function क्या हो गया बेटा? Exclamatory हो गया, और as per structure simple sentence है हमारा। Clear? कोई दिक्कत? May I erase this? Okay. ठीक, समझ में आ रहा है बेटा ना? ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। Making such mistakes, making such mistakes has become has become his habit। मतलब इस तरीके की गलती करना उसकी क्या हो चुकी है? आदत हो गई है। हाँ, अब तो गलतियां पे गलतियां मैं करता हूँ। हाँ, वर्षों की है मेरी आदत पुरानी। हाँ, क्या करे दोस्तों, चाहता हूं कि छूट जाए लेकिन छूटती नहीं। हाँ, ठीक है। हाँ, तो आदत अच्छी चीजों की डालिए, ठीक ना, क्योंकि ये जो आदत है वो जल्दी छूटेगी नहीं। तो जिस चीज की भी डालेंगे मतलब अच्छी चीज आदत डालेंगे आप, बढ़िया रहेगा, अच्छा, अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लाइफ में। और उसी के विपरीत अगर आप कुछ बैड हैबिट्स के शिकार होते हैं, मतलब फिर उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना। वही न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एक्शन, पता है ना? हाँ, इसको समझ लीजिए, कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, हर एक्शन के होंगे बेटा। अच्छा करोगे
अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा, मॉडरेट लेवल में मतलब थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा करोगे थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा मिलेगा समझ गए ना? हाँ, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस से आप नहीं बच पाएंगे, उनके परिणामों से आप नहीं बच सकते, ठीक है, वो तो आएंगे, ठीक है ना? ये क्लियर है बेटा ना? सेंटेंस, तो चलिए इसमें वही चीज बताइए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है आपको। यू कहाँ है? मारेंगे दर्द टूट जाएगा, अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस होता बेटा तो V1 से स्टार्ट होता, जिस जो कि नहीं है, ठीक है? आप ये कहना चाहते हो ना कि अगर ये बेटा आप चेक करो ना कि क्या ये V1 है, समझना मेरी बात को, है नहीं, तो इसका सब्जेक्ट हाइड थोड़ी होगा, मेकिंग सच मिस्टेक्स, एकदम सही, ये क्या है? सब्जेक्ट है हमारा, मेकिंग सच मिस्टेक्स, ऐसी गलतियां करना, हाँ, ऐसी गलतियां करना, मेकिंग क्या होगा यहाँ पर? क्लियर है ना? हाँ, अब देखिए बेटा, हैज बिकम हिज हैबिट, वर्क का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ ना, ठीक है, और वो भी समझ लो, क्या करना मतलब ऐसी गलतियां करना, ये जो प्रेडिकेट है किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है? सब्जेक्ट के बारे में ना, तो व्हाट वी टॉक अबाउट दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम आप बात करते हो सब्जेक्ट होता है ना, एंड व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट वो प्रेडिकेट होता है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में भी जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है सेंटेंस में वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो हैज बिकम हिज बैड हैबिट किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है? इसके बारे में ना, तो प्रेडिकेट ही किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है? सब्जेक्ट के बारे में, तो हैज बिकम हिज हैबिट हमारा क्या है बेटा? प्रेडिकेट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्लियर है ना बच्चा? ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें मेकिंग सच मिस्टेक्स में हेडवर्ड क्या होगा? हम्म, हाँ, सबका आंसर ही होगा, लेकिन हेडवर्ड आपका मेकिंग है, हेडवर्ड क्या है आपका? मेकिंग है। आप अच्छे से जानते हैं अगर हेडवर्ड है, हेडवर्ड कौन बनेगा? ये तो नाउन है तो प्रोनाउन, V1 प्लस आईएनजी, ऐसा याद आ रहा है कुछ? वर्बल नाउन कौन बनता है? जिरन दोनों, जिरन और इन्फिनिटिव दोनों वर्बल नाउन होते हैं, लेकिन जिरन का फॉर्मेशन अलग होता है और इन्फिनिटिव का अलग होता है। तो जिरन का क्या है? V1 प्लस आईएनजी है, इन्फिनिटिव का बेटा 2 प्लस V1 है, राइट? समझिएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है? ऐसी गलतियां करना, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो हेड वर्ड यहाँ पर क्या है आपका? मेकिंग है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सच मिस्टेक्स नहीं, सच मिस्टेक्स आ भी जाएगा, ये ना हो बस, क्लियर? तो यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? ऐसी गलतियां करने के बारे में, ऐसी गलतियों के बारे में नहीं बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ऐसी गलतियां अच्छी नहीं है, ऐसी गलतियां अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर मिस्टेक्स क्या हो जाएगा? हेडवर्ड हो जाएगा, सच बन जाएगा डिटरमाइनर, आप जानते हो, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? ऐसी गलतियां करना उसकी आदत बन चुकी है, आप समझ रहे हैं ना? तो हियर मेकिंग इज अ हेडवर्ड, यहाँ पर मेकिंग क्या है बेटा? हेडवर्ड है, हेडवर्ड है, कंफर्म? हेडवर्ड जिसको आप मेन वर्ड कहते हो, सब्जेक्ट के पार्ट में आता है ना, क्लियर? अब टाइप ऑफ सेंटेंस जरा बता दें आप। हाँ, एज पर फंक्शन पहले बताएं, बिल्कुल सही। अब देखो, फुल स्टॉप लगा है बेटा, पंक्चुएशन के लगा, फुल स्टॉप लगा, अब पंक्चुएशन फुल स्टॉप कहाँ लगता है? असर्टिव में, इंपरेटिव में, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, नहीं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में ऑब्जेक्टिव में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे तो पंक्चुएशन के तौर पर वहां पर फुल स्टॉप आपको मिल जाता है, आप एग्जांपल्स देखे होंगे ऐसे, राइट? तो अब बेटा ऑब्जेक्टिव का पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग होता है, ठीक है?
अब आप कंफ्यूज होंगे कहां पर, असर्टिव में और इंपरेटिव में। लेकिन असर्टिव और देखो असर्टिव में कोई स्टेटमेंट होता है लेकिन वो स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेशन ये सब नहीं प्रोवाइड कराता। समझ गए ना? तो क्या इसमें ऐसा कुछ है क्या? नहीं। एक बात बताइए जरा, कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है, राइट? तो क्या हो गया एज पर फंक्शन बेटा यहाँ पर? असर्टिव, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ असर्टिव इट्स अ स्टेटमेंट, दैट्स इट। क्लियर? एज पर फंक्शन क्या हो गया बेटा? असर्टिव सेंटेंस हो गया, और एज पर स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अच्छा सेंटेंस था ना? व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन टू यू, what does it mean to you and क्या बेटा? फैमिली। ठीक है, व्हाट डज इट मीन टू यू एंड टू योर फैमिली, मतलब इसका जो है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए क्या मतलब है। ठीक ना? इसका मतलब क्या मतलब है आपके लिए या फिर आपकी फैमिली के लिए। कंफर्म? कुछ ऐसा सेंस है इसका। क्लियर? चलिए वही चीज, सब्जेक्ट प्रेडिकेट जरा बताएं आप। समझ में आ रहा है ना? आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट पकड़ना तो समझ समझ पा रहे हैं ना बेटा? ये जो इट है यही इसका सब्जेक्ट है, क्योंकि आप अच्छे जानते हैं बेटा इंटेरोगेटिव का डबल इंट्रोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का दो टाइप होते हैं ना, नॉट टॉप दैट इज टाइप, राइट? द फर्स्ट वन इज एसनो टाइप एंड द सेकंड वन इज डब्ल्यू एस टाइप। ठीक है बेटा? तो उसमें से कौन सा है? डब्ल्यू एस टाइप। क्यों है? क्योंकि पंक्चुएशन के तौर पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और किसी क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है, दैट्स द रीजन। क्लियर? तो व्हाट डज, ठीक, ये बनी डिजाइन यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा? प्रेडिकेट हो गया। क्लियर? अब फिर वही बात, टाइप ऑफ सेंटेंस जरा बता दीजिए। हाँ कौन सा? सही। एज योर फंक्शन क्या हो गया बेटा? इंटेरोगेटिव हो गया, और एज पर स्ट्रक्चर सिंपल हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? शाबाश, एक बढ़िया वर्क कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। When the chief guest will arrive, when the chief guest will arrive has not been announced, has not been announced। ठीक बेटा? क्लियर? चलिए बताइए। हम्म हम्म बोले बेटा? प्रेडिकेट क्या होगा इसका? सब्जेक्ट कहां से कहां तक माने और प्रेडिकेट क्या होगा इसका, जल्दी बताएं। अच्छे से देख लीजिए, ऐसे मुंह पर मतलब नहीं, सेंटेंस को पढ़ लीजिए, उसकी मीनिंग निकाल लीजिए, चीजों को देख लीजिए। ठीक है, बेवकूफी तरह आंसर मत किया करो। हाँ जरा बोलो फिर बताता हूँ। हम्म
मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि सॉरी ना, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और विल अराइव हैज नॉट बीन अनाउंस क्या हो गया, प्रेडिकेट, यही कहना चाहते हैं ना। अच्छा ठीक है, तो सेंटेंस कौन सा होगा, सेंटेंस कौन सा होगा, सिंपल होगा, बहुत मारेंगे प्रज्ञा। लास्ट में क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप, स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, व्हेन लगा हुआ है। तो अगर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता तो वहां क्वेश्चन मार्क लगा होता, अगर वहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ है ना, असर्टिव होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए, कंफर्म हो, ठीक है। और उसमें एज पर स्ट्रक्चर क्या होगा फिर, सिंपल होगा। अच्छा, विल अराइव भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हैज नॉट बीन अनाउंस्ड पैसिव फॉर्म नहीं है, तो विल अराइव का सब्जेक्ट कहाँ है और हैज नॉट बीन अनाउंस का सब्जेक्ट कहाँ है, दो प्रेडिकेट आए नहीं, बस इतना मुझे बताओ। प्रेडिकेट के पोर्शन में आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पूरी झड़ी लगा दी है, इसका मतलब ना, देख रहे हो नहीं, मुझे मत देखो, इधर देखो। विल अराइव, विल हेल्पिंग वर्ब है, अराइव मेन वर्ब है, फिर हैज नॉट बीन अनाउंस्ड लिखा गया है, और अच्छे से आप जान रहे बेटा बी प्लस वी थ्री पैसिव फॉर्मेशन बना दिया, हैज नॉट बीन अनाउंस्ड मतलब अनाउंस नहीं किया गया है, किसने नहीं किया कुछ पता है, इसका मतलब उसका फॉर्मेशन क्या है, अलग है, ठीक है। चीजों को थोड़ा सा एनालाइज कर लिया कर, इन्हें पढ़ने क्या मतलब, इतनी सारी चीजें आपको बताई गई, ध्यान से समझो। व्हेन हमारा बेटा क्या है, कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन है, कौन सा कंजंक्शन है, कौन सी क्लॉज बनाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा। अब अगर वो क्लॉज बनाएगा बेटा, उसका खुद का एक सब्जेक्ट होगा, क्लॉज में सब्जेक्ट होता है ना, व्हाट इज द मेन डिफरेंस, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज, द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज इज दैट फ्रेज हैज नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बट क्लॉज हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। अगर वो क्लॉज होगी तो उसका सब्जेक्ट होगा और उसका प्रेडिकेट भी होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिलेगा वहां पर आपको, ठीक है। तो अच्छे से जानते हैं बेटा, व्हेन द चीफ गेस्ट, व्हेन द चीफ गेस्ट, ठीक है, विल अराइव, ये क्लॉज है एक, ये क्या है, क्लॉज है, जो कि इसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का। रीजन, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यस सी राइट, का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज किसका किसका फंक्शन करती है ना, नाउन क्लॉज का, एडजेक्टिव क्लॉज का, और आप अच्छे से जानते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। आप अच्छे से जानते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब ना तो कभी सब्जेक्ट बनेगा और ना ही कभी ऑब्जेक्ट बनेगा, सीधी सी बात है, आप जानते हैं इसको। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन और प्रोनाउन, क्लियर। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ पर फंक्शन, अगर ये सब्जेक्ट है किस लिए बेटा, क्योंकि आपसे ये क्लॉज है ना, अगर ये क्लॉज है तो इसका एक सब्जेक्ट होगा द चीफ गेस्ट, द डिटरमाइनर है, चीफ क्या है, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, जिसको आप क्वालिफायर भी कह सकते हैं, ये भी क्वालिफायर कहलाता है, क्योंकि क्वालिफायर में डिटरमाइनर एडजेक्टिव सब आ जाते हैं। गेस्ट क्या हो गया, हेडवर्ड आपका हो गया, नाउन है, राइट। इसके लिए वर्ब क्या आई है, विल अराइव, विल हेल्पिंग वर्ब है, अराइव मेन वर्ब है, तो व्हेन क्या लगा है बेटा, कंडीशन लगा है, ये इस पूरी क्लॉज का ये सब्जेक्ट हो गया, और क्या हो गई, वो वर्ब हो गई, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी क्लास यहाँ पर किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का, और इस क्लास का जो प्रेडिकेट है क्या है, वो हैज नॉट बीन अनाउंस्ड, यही बात समझ बेटा, हाँ तो थोड़ा ध्यान से, क्लियर। अब ये सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लास
नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज एडवर्ब का, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करेगी सेंटेंस में, राइट। अब अगर ये बेटा सब्जेक्ट तो कंफर्म हो ना, क्योंकि देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ही क्लॉज बनाएगा, और ये कंजंक्शन यहाँ पर बता रहा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो वो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन लेगा ही लेगा क्लॉज होने के लिए। कंजंक्शन बता रहा है कि कौन सी क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकती है, आप अच्छे से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नो वेयर यू लिव, मैं जानता हूं तुम कहां रहते हो, मैं जानता हूं तुम कहां रहते हो। आई सब्जेक्ट है, नो क्या बेटा, वर्ब है, इसका मतलब एक क्लॉज है ना। रुक जाओ, आप आ रहे हैं, क्लॉज नंबर 1, क्लियर। फिर अगर बेटा यहाँ पर कंजंक्शन ना होता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता, सीधी सी बात है। फिर क्या हमारा कंजंक्शन है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट और इसकी वर्ब क्या है, लिव। समझ आई बात बेटा। तो कहने का मतलब ये क्लॉज नंबर 2 है, क्लॉज नंबर 2 है, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट ये करना है कि इसमें से कौन सी प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सी सेकेंडरी क्लॉज होगी ना। मेन क्लॉज को फाइंड आउट कर लीजिए, दूसरी क्या होगी, सेकेंडरी क्लॉज होगी, और वो सेकेंडरी क्लॉज, ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, ये तो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, दैट्स इट। एंड इट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द कंजंक्शन, कि कंजंक्शन किस प्रकार का सेंटेंस में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ हमको बहुत ज्यादा तेज चल के नहीं पढ़ना है, बस जितना पढ़ना है वहां से कुछ बचना नहीं चाहिए, पूरा क्लियर कर लेना है, ये चीज समझ में आई बात बेटा। हाँ, तो अब देखिए इस चीज को, अब अच्छे से आप जानते हैं बेटा, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, या जिसको दूसरी भाषा में आप एक नाम और दिया जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये तीनों एक ही क्लॉज का नाम है। कौन होती है, जिसके पहले कोई कंजंक्शन ना लगा हो, देयर इज नो कंजंक्शन, राइट। तो एक क्लॉज होगी आई नो, क्लॉज नंबर 1, दूसरी क्लॉज क्या है हमारी, क्लॉज नंबर 2 यू लिव। व्हेन है कंजंक्शन तो किसके पहले लगा है वो, यू लिव के पहले, मतलब क्लॉज नंबर 2 का पार्ट है वो, ये पूरा एक पार्ट हो गया ना, उसी क्लॉज नंबर 2 के पहले कंजंक्शन लगा हुआ है, इसका मतलब वो मेन क्लॉज नहीं हो सकती, वो प्रिंसिपल क्लॉज नहीं हो सकती। क्लॉज नंबर 1 चेक करिए, आई क्या है, सब्जेक्ट है, नो क्या है, वर्ब है, क्या इसके पहले कोई कंजंक्शन लगा है, नहीं लगा है बेटा, तो ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल क्लॉज होगी, ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल क्लॉज होगी, क्लियर। तो ये जो क्लॉज नंबर 1 है बेटा, ये क्या होगी, पीसी होगी ना, पीसी मतलब प्रिंसिपल क्लॉज, कंफर्म। वेयर किस टाइप का कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट बेटा फैन बॉयज हैं, फॉर एंड नॉर बट एट और सो, इनको छोड़ देंगे, बाकी सब क्या होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो वेयर यू लिव, आई नो कह रहा है कि देख मैं जानता हूं, वेयर यू लिव प्रश्न नहीं पूछ रहा है, बल्कि कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, ये बता रहा है, आई बात समझ में, कि तुम कहां रहते हो, ये मैं पूछ नहीं रहा हूं, आई एम टेलिंग यू वेयर यू लिव, मैं बता रहा हूं कि तुम कहां रहते हो महाराज, ठीक है। तो वेयर बेटा क्या है, सबऑर्डिनेट कंडीशन है, तो वेयर यू लिव क्या होगी बेटा ना, ये ऐसी हो गई, राइट, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब फिर वही कंडीशन आ गई कि सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस में किसका किसका फंक्शन करेगी, नाउन क्लॉज की तरह, मतलब वो नाउन का फंक्शन कर सकती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब का कर सकती है, क्लियर। अब सुनिए, नो क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है ना, सीधी सी बात है, नो बेटा मेन वर्ब है यहाँ पर, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसका मतलब वेयर यू लिव ये किसके प्लेस पर आया है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, किसके प्लेस पर आया है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं हो सकते, नाउन क्लॉज, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किसका फंक्शन कर रही है, नाउन क्लॉज की तरह, एज अ नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज को हम इंफॉर्मेटिव क्लॉज कहते हैं, ये भी जान लीजिए आप, वो कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है,
ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है, ये आप तब समझ पाएंगे जब स्ट्रक्चर से उसको आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तब ये चीजें वहां पर अप्लाई हो पाएंगी कि थ्योरेटिकल इंफॉर्मेटिव क्लास होता है, वो कुछ बताता है, तब समझ में आता है ना। और हम आप मैक्सिमम क्या गलती करते हैं, जैसे बच्चों के साथ ना मुझे ऐसा लगता है कि नाइंसाफी शुरू शुरू में ही हो जाती है। जैसे प्रिंसिपल क्लास क्या है, स्वतंत्र क्लास होती है, इंडिपेंडेंट क्लास, ऐसी क्लास जो किसी पर डिपेंड ना हो। अब बच्चा जिंदगी भर पता करता रहे कौन सी क्लास किस क्लास के ऊपर घोड़ैया चढ़ा बा, आप समझ रहे हो ना, कि दबान बा, जे दबान बा वो क्या हो जाएगा, वो डिपेंडेंट क्लास हो जाएगा, वो डिपेंड है उस पर, महाराज साथे लिया चला। मतलब देखो ये बात की चीजें जब हम आप स्ट्रक्चर बेस्ड चीजों को पासिंग के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे, तब तो हम किसी न किसी तरीके से जस्टिफाई कर ले जाएंगे। लेकिन एक बिगिनर के तौर पर जैसे अगर बच्चा सीख रहा है, तो अगर मैं उससे ये कहूँ बेटा प्रिंसिपल क्लास को हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लास वो होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं होती। बच्चा कैसे प्रूफ करेगा, मतलब देखो वो मीनिंग जब निकाल रहा है, ध्यान से समझना। इन शॉर्ट बेटा अगर दूसरा नाम जानना चाहो सबऑर्डिनेट क्लास को, तो इसी को हम आप डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, ठीक है ना। अब बच्चा क्या करेगा, वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, आई नो मैं जानता हूँ, वेयर यू तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, वो बार बार मीनिंग निकालेगा ना। जैसे अगर मैं अपनी बात शुरू में करूं, आज के 8-10 साल पहले की बात करूं, तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो जाता था, यार कैसे ये डिपेंड हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे ये निर्भर है, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि निर्भर निर्भर निर्भर, और निर्भर का मतलब हम आप लाइफ में जानते ही हैं, जिसे हम आप अपने माँ बाप पे निर्भर हैं, तो खिया पिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो आप मीनिंग निकाल के जरा प्रूफ कर लीजिए, हो पाएगा, सीधी सी बात है, ये उतना प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, और हम शुरू से यही पढ़ते चले आते हैं, राइट। और फिर लास्ट तक ये चीजें जब बनी रहती हैं, रीजन क्या है कि मैक्सिमम बुक्स में वो लिखा गया है, सामने वाला जो बता रहा है, मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बस अपनी बात रख रहा हूं, ठीक है। तो वो चीजें क्या कर देगी, ट्रांसफर कर दी गई, ठीक है ना। तो मेरा अपना मानना है बेटा कि जैसे अगर हम आप स्ट्रक्चर को ना पकड़े, मैं सीधी सी बात पूछता हूँ ना कि प्रिंसिपल क्लास इसके पहले हम आप कैसे फाइंड आउट करते थे, मीनिंग निकाल के ना बोलो, मीनिंग निकाल के ना। अब आप ये बता दीजिए, जैसे अगर कोई बच्चा बिगनर है, भी सीख रहा है, वेयर यू लिव वो कैसे ये समझ पाएगा कि ये अपना मीनिंग इसके बिना नहीं दे पाएगा, आप समझ पाते तो इतना बता दीजिए, नहीं ना। तो वो समझ में आ रहा है कि ये समझ में आ रहा है कि जिस क्लास के पहले कोई कंजंक्शन नहीं होगा वही हमारी प्रिंसिपल क्लास होगी। कंजंक्शन लगने का मतलब है कि उसको सहायता की जरूरत है, वो जुड़ना चाहेगा, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान से समझो, स्ट्रक्चर का पकड़ो, फालतू काम नहीं, ठीक है। तो जिस क्लास के पहले बेटा कोई कंजंक्शन नहीं होगा वही हमारी प्रिंसिपल क्लास हो जाएगी, जिसको आप मेन क्लास या फिर इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, राइट। सबऑर्डिनेट क्लास का दूसरा नाम क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। तो सबऑर्डिनेट क्लास कैसे बनेगी बेटा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बनाएगा। कोई भी क्लास कोऑर्डिनेट है सबऑर्डिनेट है, ये किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ कंजंक्शन पर। कंजंक्शन अगर सबऑर्डिनेट है तो क्लास सबऑर्डिनेट होगी, वो जिसके पहले आई होगी, जैसे यू लिव के पहले आई बेटा, वेयर यू लिव क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लास हो गई। अब सबऑर्डिनेट क्लास तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार से फंक्शन करेगी सेंटेंस में, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ये आप बहुत दिनों से पढ़ते आए होंगे, समझ में आई बात। लेकिन कैसे ये फंक्शन करता है ये हमको नहीं पता, न कभी हमने सीखना चाहा, न कभी हमको बताया गया, क्लियर। तो आप समझ रहे हैं ना बेटा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब मेन वर्ब के बाद का पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट का है। तो यहां पर जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है ना। अब अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट अच्छे से जानते बेटा, ये तो नाउन होगा, ये तो प्रोनाउन होगा, सीधी सी बात है। एडजेक्टिव और एडवर्ब कभी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है नहीं, तो इसका अब कल ही बताया गया था आपको, किसी चीज को फाइंड आउट करने के दो बेहतरीन तरीके होते हैं। पहला, ये तो आपको आंसर पता, एग्जैक्ट जाके वही छाप दीजिए, ठीक है, टिक मार दीजिए, यही है, एकदम कंफर्म है। या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ये देख लीजिए क्या क्या नहीं हो सकता है,
मैं ये कह रहा हूँ 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, आप 100% नहीं श्योर होंगे, लेकिन 4 ऑप्शन में चुनना था, आप 2 श्योर हो गए कि कुछ भी हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए वहां पे ऑब्जेक्ट था बेटा, आपसे पूछा जाता कि कौन सी क्लास है, यहाँ पे मैं लिख देता प्रीपोजिशन क्लास, जिसको प्रीपोजिशनल क्लास कहते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज तो आप कंफर्म हो जाता है कि ऑब्जेक्ट भाई ना तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो आप श्योर हो जाएंगे कि भैया ना तो एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट बनेगा, ना एडवर्ब बनेगा और ना प्रीपोजिशन बनेगा। तो कौन बनेगा? नाउन बनता है। इसका मतलब यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लास है बेटा, वो फंक्शन किसका कर रही है? नाउन की तरह, नाउन क्लास की तरह। क्योंकि देखो मैंने आपसे ये बताया जो जो फंक्शन नाउन कर सकता है, जैसे एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, हर वो चीज नाउन क्लॉज भी करेगी और नाउन फ्रेज भी करेगा। आई बात समझ में ना, ये जानते रहिएगा। यहाँ कोई इशू? एकदम क्लियर है। तो अब अच्छे से आप जानते हैं बेटा कि यहाँ पे अगर हम आप टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे, एज पर स्ट्रक्चर इनको बात करना पड़ेगा। तो एज पर स्ट्रक्चर क्या है जरा बताएं आप। एज पर फंक्शन भी बता दीजिए, एज पर स्ट्रक्चर भी बता दीजिए। अगर मैं एज पर फंक्शन की बात करूं तो क्या होगा? मतलब व्हेन द चीफ गेस्ट विल अराइव, चीफ गेस्ट कब आएंगे, हैज नॉट बीन अनाउंस्ड, अनाउंस नहीं किया गया है, ठीक है। तो एज पर फंक्शन क्या होगा? सीधी सी बात है, क्या होगा बेटा? असर्टिव होगा। और एज पर स्ट्रक्चर प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज कंपाउंड बनाता है। इसका मतलब एज पर स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया है? ठीक है। देखो बेटा, हम आप एक नई जर्नी की शुरुआत करें, राइट। मैं इस प्लेटफॉर्म पे इस पर्पज से नहीं आया कि मैं एक ही दिन में आपको सारा कुछ बता दूं, कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। जैसे सीखना तो मुझे भी है, लेकिन मैं बेटा काफी कुछ चीजें सीख गया हूँ। मैं अपने आप को बेटा, आपने देखा होगा इतने दिन में, कभी अपने आप को मैंने ये नहीं कहा कि मैं इंग्लिश का बहुत अच्छा टीचर हूँ, नहीं। मैंने हमेशा आपसे क्या कहा? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, राइट। क्योंकि जब तक ये भाव हमारे आपके अंदर रहेगा, हम आप सीखते रहें। और जिस दिन ये भाव आ गया कि अहम ब्रह्मास्मि वाला हिसाब किताब, जो हूं मैं ही हूं, हाँ कौन है, हाँ ऐसा नहीं है, तो उस दिन सीखना बेटा बंद हो जाएगा, राइट। और फिर कुछ ना कुछ तो बाकी हमेशा रहेगा, आप जानते हैं। तो अगर कुछ ना कुछ बाकी हमेशा रहेगा, फिर हम ही आपके पीछे क्यों बैठे हैं? कुछ ना कुछ सीखते रहिए ना, क्या दिक्कत है? एक स्टूडेंट का मुख्य काम क्या है? सीखना। और ये लॉकडाउन ने इतना तो सिखा ही दिया कि स्टूडेंट के लिए सबसे अप्रोप्रिएट टाइम था वो। रीजन ये है कि मेरा अपना मानना है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में लॉकडाउन तो हमेशा लगा रहता है बेटा। और जिस स्टूडेंट की लाइफ में लॉकडाउन जैसा सिचुएशन नहीं है, तो फिर वो अपने आप को स्टूडेंट कहना छोड़ दे। लॉकडाउन में क्या होता था? बहुत जरूरी काम होता था तभी कोई घर से बाहर निकलता था, अदरवाइज घर के अंदर। बेटा एक स्टूडेंट की लाइफ में लगभग सेम ही तो है। उसका रूम बंद है, वो मगन है पढ़ाई लिखाई करने में, दुनियादारी से मतलब उसको नहीं है। बहुत जरूरी है तो गया बाजार से सब्जी लेकर लाके दे दिया, फिर थोड़ा सा आराम किया, फिर अपनी पढ़ाई में लग गया। ये है स्टूडेंट का काम ना। क्लियर? तो इतना क्लियर हुआ है, ठीक है। तो अभी हम आपकी नई जर्नी है, ठीक है। जो भी बच्चे ऑनलाइन मुझे देखते होंगे, राइट, उनसे भी यही कहूंगा कि जितना बताया जा रहा है डेली उसको आप कंप्लीट करते चले। फिर एक दिन आएगा, फिर पता चलेगा कि वी हैव अ लॉट ऑफ कलेक्शंस, राइट। हमारे पास खूब सारी चीज इकट्ठा हो गई, राइट। और ये चीज तब बनी रहेगी आपके साथ जब आप बार बार इसको क्या करेंगे? इसको प्रैक्टिस करेंगे, रिकॉल करेंगे, सीधी सी बात है, राइट। वो पता है ना कि अ, करत करत अभ्यास जड़मति होय सो जान, रसरी आवत जात है पाथर परे निशान, पता है ना। हाँ, तो हमेशा याद रखें, एक चीज मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, ऑफलाइन में भी, अभी भी कह रहा हूँ, कि हम लोगों के लिए तो ऑफलाइन ही है, बाकी जो देख रहे हैं बच्चे उनके लिए मैं ऑनलाइन हूँ उपस्थित, ठीक है। और मैं ये बातें सभी के लिए कह रहा हूँ। अब देखो कुछ बच्चे शिकायत करते हैं कि जो है सर आप कैमरों में नहीं देखते,
बेटा ये रीजन है, जैसे आपको कंटेंट दिख रहा है, आवाज सुनाई दे रही है, मेरा चेहरा दिख रहा है ना अच्छा सा। ठीक है, तो आई थिंक इतने से काम हो जाना चाहिए ना। अब बार बार बेटा अगर मैं कैमरा देखूंगा, हेलो दोस्तों कैसे हो, तो कैसे काम चलेगा, राइट? तो आप अपने काम पे फोकस करें, मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, फिर तभी हम दोनों एक गोल पर पहुंच पाएंगे, अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। सीधी बात है, मेरा लक्ष्य ये होता है कि जितना बताया जाए उतना आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, और आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो भी बताया जाए उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें, उस पर काम करें, और वही प्रैक्टिस इज द की। समझ रहे हैं ना, सफलता की चाबी क्या है? अभ्यास, प्रैक्टिस। क्लियर? समझ आना बेटा? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम आप कल थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और खूब अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू।